हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 परिवहन तथा संचार। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो दिया था इसी का, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है और हम छोटे छोटे वीडियो ही बनाते हैं, तो इसीलिए पार्ट 3 होगा आज और फिर कल पार्ट 4 होगा, तब जाकर के आप चैप्टर क्लियर होगा। अगर अच्छी तरह से आप पूरा पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हैं, तो आप क्या करें, पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तब ये पार्ट 3 देखिए। तब आपको फुल्ली समझ में आएगा कि क्या चैप्टर कह रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम लोग चलेंगे परिवहन और संचार पाठ के कुछ भागों को जो महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं। देखिए, महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी हमारे विश्व में रेल मार्गों का विकास हुआ, क्योंकि रेल मार्ग यातायात के जो धरातल है ना, उसके यातायात के सबसे अच्छे साधन हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। पहले तो कोयला से चलने वाली गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको तेल से चलाया जाने लगा। अब विद्युतकरण कर दिया गया है। अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो विद्युत से चलती। इतना ही नहीं, भीड़ को देखते हुए मेट्रो रेल सेवाएं और यातायात को और सुगम बनाने के लिए क्या गया है, तो मालवाहक गाड़ियां, छोटी रेल लाइनें, बड़ी रेल लाइनें, संकीर्ण रेल लाइनें, इन सारी चीजों का हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख यानी महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं। माने विश्व के जो सबसे बड़े बड़े रेल मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, कहता है वेनेजुएला रेल मार्ग सबसे बड़ा कौन है, वेनेजुएला। यह अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी को जोड़ता है। यानी यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो अंगोला से कटंगा और जाम्बिया तांबे की जो पेटी है उसे जोड़ती है। यानी कहने का अर्थ है कि तांबे की पेटी, जहां से तांबा का खनन होता है, वहां से आपको जोड़ने का काम करती है कौन, वेनेजुएला रेल मार्ग। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। यह जाम्बिया ताम्र पेटी, यही जाम्बिया जो ताम्र पेटी है, वहां से तट पर स्थित द्वार इस्लाम को जोड़ने का काम करती है। यानी जाम्बिया से एक निकलता है जो अंगोला तक जाती है, उसका नाम है वेनेजुएला रेल मार्ग, और जाम्बिया ताम्र पेटी से ही दार इस्लाम को जोड़ती है, तो उसे कहते हैं हम लोग तंजानिया रेल मार्ग। एक ही जगह से दो रेल मार्ग निकलती है और दोनों का अलग अलग नाम रखा गया। आगे है पार द्वीपीय रेल मार्ग। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पार द्वीपीय, इसका मतलब क्या समझते हैं कि जो महाद्वीप हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक जो एक साथ रेलगाड़ियां चलती है ना, उसको कहते हैं पार द्वीपीय रेल मार्ग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार द्वीपीय। यह रेल मार्ग पूरे महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर को पार करती है, इसलिए इसे कहते हैं पार द्वीपीय रेल मार्ग। यानी एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का काम करती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार द्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। क्लियर। अगला है पार साइबेरियन रेल मार्ग। यह रूस का रेल मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के पूरब में प्रशांत महासागर पर स्थित व्लादिवोस्टोक तथा मॉस्को के कजान होता हुआ जाता है। याद रखिएगा। देखिए, अब आपको करना क्या है, देखिए सब याद रखने की चीज है, सब समझने की चीजें नहीं है। आपको याद रखना होगा कि पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ जुड़ती है। रूस में है या रूस के पश्चिमी में सेंट पीटर्सबर्ग है शहर है, उसको प्रशांत महासागर पर स्थित एक व्लादिवोस्टोक तथा मॉस्को जो रूस की राजधानी है से कजान जाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग कौन, तो पार साइबेरियन रेल मार्ग। याद रखना होगा। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन से रेल मार्ग कहां तक जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ की रेल पथ है, जिसकी लंबाई लगभग 9322 किलोमीटर लंबा है। अब समझ लीजिए कि अगर भारत को हम लोग पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण अगर हम लोग यात्रा करें, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3200 किलोमीटर चलते हैं। यानी समझिए पूरे भारत को यात्रा करने में आप 3200 ही किलोमीटर चलते हैं, और यहाँ पर 9300 है, यानी भारत से 3 गुना, भारत से
3 गुना जो है लंबी रेलगाड़ियां वहां चला करती है। रेल पटरियां हैं, उसको कहते हैं हम लोग पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ है? तो रूस में है। क्लियर। आगे है पार कनेडियन रेल मार्ग, यह कनाडा में है। पार कनेडियन यानी कनाडा में है, जो 7050 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। पूर्व में हेलीफैक्स से शुरू होकर मैट्रियोल, ओटावा, विनिपेग तथा कैलगैरी से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। याद रखिएगा, ये कनाडा में है रेल मार्ग, जो कनाडा में कितना लंबी दूरी है? तो 7050 किलोमीटर से लेकर के यह रेल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स एक जगह है, वहां से शुरू होकर मैट्रियल, ओटावा, विनिपेग तथा कैलगैरी से होते हुए प्रशांत तट के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में कौन कौन? तो एक है पार-द्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन, पार कनेडियन, ठीक है, वेनेजुएला इत्यादि प्रमुख रेल मार्गों के बारे में हमने चर्चा की। इसका निर्माण यानी अभी जो आप पढ़ रहे थे पार कनेडियन रेल मार्ग, इसका निर्माण 1886 ईस्वी में एक संधि के अंतर्गत हुआ। यानी विश्व के कुछ देशों ने आपस में बैठ करके, खास करके जो यूएस है, वे देशों ने बैठ करके और संधि की, जिसके कारण पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के संघ को शामिल करने के उद्देश्य से ये निर्माण किया गया था। कौन? तो पार कनेडियन रेल मार्ग जो है वो 1986 में आपस में सब लोग बैठे एक संधि किए, ताकि ब्रिटिश कोलंबिया को संघ में शामिल करने के उद्देश्य से ये रेल मार्ग बनाया गया था। इसका कनाडा का आर्थिक धमनी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है, कनाडा की आर्थिक धमनी किस रेल मार्ग को कहते हैं? तो याद रखिएगा पार कनेडियन रेल मार्ग। आपसे पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा, कनाडा की आर्थिक धमनी किस रेल मार्ग को कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप बोलिएगा पार कनेडियन रेल मार्ग। क्लियर। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे विश्व के कुछ प्रमुख रेल मार्गों के बारे में। अब है संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग। संघ तथा प्रशांत या अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो, इवास, ओधमा, सैक्रामेंटो तथा ओगदान से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। यानी संघ प्रशांत रेल मार्ग जो है वह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित जो प्रमुख शहर हैं, जैसे न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो, इवास, ओधमा, सैक्रामेंटो तथा ओगदन से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग द्वारा कीमती वस्तुओं, खास करके कागज, अयस्क, रसायन, अनाज तथा मशीनरी का निर्यात किया जाता है। तो आप पढ़ रहे थे संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग। संघ तथा प्रशांत, ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के यूएसए में, यानी कि अमेरिका जो है, उसके प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक बड़ी रेल मार्ग, संघ रेल मार्ग बनाई गई, जो खास करके कहाँ? तो क्लीवलैंड, शिकागो, सैक्रामेंटो, योगदान इत्यादि को जोड़ने का काम करती। और ये देश के अंदर जो है, यानी कि अमेरिका महादेश के अंदर जो है जितने भी खदान है इत्यादि का निर्यात करती। आगे हैं ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। याद रखेंगे, कौन है? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से शुरू होकर ब्रोकन हिल, कालबुर्गी तथा पोर्ट अगस्ता से होते हुए सिडनी को मिलती है। याद रखिए, कहां से चलती है? तो याद रखेंगे वह पर्थ से सिडनी तक जाती है, लेकिन किससे होकर के? तो याद रखेंगे उनके भाया हो गए क्रोकन हिल, कालबुर्गी, पोर्ट अगस्ता से होते हुए यह ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह महाद्वीप दक्षिण से भाग को आर पार पश्चिम से पूरब तक जाती है, यानी दक्षिण से चलती है और पश्चिम जाती है, पश्चिम से सीधा फिर पूरब की ओर चल जाती है। यानी पूरी ऑस्ट्रेलिया महादेश को पार करने के लिए एक रेल लाइनें बनाई गई, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग जो कहां से कहां जाती है? तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण से शुरू करती है, पश्चिम जाती है, पश्चिम से सीधा टर्न हो जाती है पूरब की तरफ, और पूरे
ऑस्ट्रेलिया महादेश को पार कर जाती है। आप नक्शा पर ऑस्ट्रेलिया महादेश देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, तो मान लीजिए ये ऊपर का क्या भाग है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। तो यहाँ से शुरू होती है और वो जाती है पहले पश्चिम, अब पश्चिम से चली जाती है पूरब। इस तरह से पूरा ऑस्ट्रेलिया को एक साथ पार करती है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग कौन, पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। आगे है ओरिएंट एक्सप्रेस। अगला हमारा रेल मार्ग में क्या आता है, ओरिएंट एक्सप्रेस। यह रेल लाइन पेरिस से बुडापेस्ट, वियना, म्यूनिक, बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाते हैं। याद रखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस पूछता है परीक्षा में, ओरिएंट एक्सप्रेस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह रेल लाइन कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वियना, म्यूनिक, बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। कहां तक जाती है, इस्तांबुल तक। इस मार्ग के बन जाने से लंदन से इस्तांबुल तक जाने की जो रास्ता है, यह समुद्री मार्ग मात्र 10 दिनों में, जो समय था अब 2 दिनों में किया जाता है। यानी कि लोग लंदन से इस्तांबुल जाते थे तो पहले समुद्री मार्ग से 10 दिन का समय लगता था, लेकिन इस रास्ते के बन जाने से, कौन, खास करके ओरिएंट एक्सप्रेस के आ जाने से मात्र उसी यात्रा को 2 दिनों में किया जाता है। समझ गया ना। तो ये हमारे प्रमुख रेल मार्ग थे, अर्थात ओरिएंट एक्सप्रेस। याद रखिएगा कहां से चलती है, पेरिस से चलती है और इस्तांबुल तक जाती है। कहां से, पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है आने से क्या हुआ कि लंदन से इस्तांबुल की जो बीच की दूरी थी, जिसको हम लोग पहले 10 दिनों में पार करते थे, मात्र उसे अब 2 दिनों में पार करते हैं, यानी बहुत ही कम समय लगता है। चलिए इतना आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग जल परिवहन के बारे में। देखिए, जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता और सुगम साधन है। अब आपसे पूछेगा परीक्षा में कि कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है, तो याद रखिएगा जल परिवहन। अब काहे लगे जल परिवहन सस्ता है, ये वो समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग रोड पर चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अधिक घर्षण होती है। जब अधिक घर्षण होगी तो घर्षण को पूरा करने के लिए मशीन को अधिक ताकत लगानी पड़ती है। अधिक ताकत लगाने के लिए अधिक तेल जलती है, पार्ट्स पुर्जे अधिक घिसते हैं। लेकिन उसके लिए बस स्टैंड बनाना होता है, सड़कें बनानी होती है, बहुत सारी। लेकिन जो पानी की जहाजें होती है तो उसको चलने के लिए कौनो सड़क की जरूरत नहीं है और ना ही कौनो ज्यादा घर्षण होती है, आराम से वो चलती है। तो ऐसी स्थिति में घर्षण कम होती है और सड़क बनाना ना हो तो सस्ता हो जाता है। साथ ही साथ वो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, एक साथ जो है बड़ी बड़ी सामानों को लोड करके यातायात कर लेती है, और अंतर्राष्ट्रीय। साथ ही साथ देखिए, पूरी दुनिया का जितना भी महादेश है वह तो एक साथ जुड़ा हुआ है नहीं स्थल, बीच बीच में बड़ी बड़ी समुद्रें हैं जिस पर सड़क पुल बनाना संभव है नहीं। हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो और वो महंगा होगा, तो इसलिए हम लोग पानी के जहाजों का उपयोग करते हैं, अर्थात जल परिवहन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल परिवहन कहते हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, याद रखेंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है उसे जल के माध्यम से किया जाता है, इसे जल परिवहन कहा जाता है। इससे सभी सागर, महासागर या दूसरे अन्य नदियां जो भी हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और किसी देश में अगर जाना हो तो बड़ी बड़ी सामानों को अगर ले जानी हो तो यातायात का सबसे सस्ता और सुंदर साधन है, याद रखेंगे। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है समुद्री मार्ग और एक है अंतरराज्यीय यानी अंतरदेश के अंतर्गत का जल मार्ग। यानी समुद्री मार्ग क्या हो गया, तब महासागर सभी दिशाओं में फैला हुआ है, और इन महासागर से हम लोग अगर यात्रा करते हैं तो एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं, तो ऐसे यात्रा को कहते हैं हम लोग समुद्री मार्ग कहते हैं। समुद्री यान में रडार लगा रहता है जो उसकी स्थिति का पता लगाता है। जैसे अब समुद्र तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, हमारी जहाजें कहाँ जा रही है, किस स्थिति में है, ये कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा उसमें क्या लगा रहता है, रडार लगा रहता है। वो रडार हमें संकेत करते रहता है कि हमारी जहाजें जो है ना अभी प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पर पहुंच गया है। किसके सामने, तो जापान के सामने। फिर वो बताती रहती है कि अब ये चीन को पार करके अब भारत की दिशा में इन कर रही है। माने इस तरह से रडार जो है ना वो हमें संकेत बताता है कि हमारी जहाजें कहाँ होती है। तो याद रखेंगे जो समुद्री जहाज में क्या लगा रहता है, रडार। आगे है
प्रमुख समुद्री मार्गों में याद रखिएगा, एक है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह 25% माने दुनिया का जितना व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से होता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से। यह कहाँ, तो 25%। अब देखिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ है, समझिएगा कि जैसे ये हमारी अमेरिका महादेश है और इधर यूरोप और अफ्रीका है, बीच में जो ये महासागर है इसको कहते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर। तो यूरोप से अमेरिका जाना हो, अमेरिका से यूरोप, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, कहीं भी जाना हो तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो यही अटलांटिक महासागर का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस महामार्गों का सबसे बड़ा उपयोग हमारे यहाँ किसका, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री मार्गों में सबसे ज्यादा किसका उपयोग, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे ज्यादा उपयोग। इसके अलावा है दूसरा है उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग। दूसरा हमारा क्या है, उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग। यह मार्ग लिवरपूल से कोलंबो को जोड़ता है और इसकी लंबाई कुल 6400 किलोमीटर है। याद रखेंगे, यह लिवरपूल से कहा, कोलंबो को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितना, 6400 किलोमीटर। यह यूरोप अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया का जोड़ने का काम करते हैं। यानी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया हम लोग जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हम लोग जिस समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है, तो उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग। यूरोप से अफ्रीका, कहाँ जाना हमको, सॉरी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों को मिलाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। हमें चाहे अमेरिका के न्यूजीलैंड जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो हम लोग प्रशांत नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में फैले जितने भी द्वीप हैं उस सबको हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे जलमार्ग और जलमार्ग में प्रमुख जलमार्ग, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख समुद्री मार्गों को। अब चलते हैं प्रमुख नहर कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से परीक्षा में बहुत सारा आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रमुख नहरों में है महत्वपूर्ण नहर, याद रखिएगा, जिनका नाम है स्वेज नहर, जो आपके परीक्षा में बराबर पूछता है। स्वेज नहर और पनामा नहर, इनको बारे में हमको आज पढ़ लेना है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए यह मिस्र में कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, माने मिस्र में यह बनाया गया है, कौन, तब स्वेज नहर। अब कह रहा है यह नहर इस्तामुश से होकर अफ्रीका तथा एशिया को विभाजित करता है। माने पहले अफ्रीका और एशिया एक साथ में था, तो दोनों को अलग करने के लिए एक नहर बनाया गया जिसका नाम है स्वेज नहर, जो कहाँ बना है, इस्तामुश में, और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। माने एक तरफ भूमध्य सागर था, एक तरफ लाल सागर था, बीच में कुछ जगह थी। अब जिसके कारण हमको जो आना पड़ता था वो दूर से आना पड़ता था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को बीच की जगह को काट करके नहर बना दिए। तो इसको कहा गया स्वेज नहर, क्योंकि स्वेज शहर के पास में है, इसलिए उसका नाम रखा गया स्वेज नहर। यह नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। इसकी लंबाई याद रखेंगे 193 किलोमीटर है और यह 1958 में बनना शुरू हुआ और बन करके 1858 में बनना शुरू हुआ और 1869 में बन करके तैयार हो गया। यानी तकरीबन 10 से 11 वर्ष इसको बनने में लगा था नहर। इसकी लंबाई कितनी हमने बताया, 193 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 205 मीटर, और गहराई कितनी है, तो 24 मीटर। ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई भी याद रखिए। कहाँ बनी है सो याद रखिए, आपको परीक्षा में सब पूछता है। चलिए याद रखेंगे, यूरोप में हिंद महासागर में लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच की दूरी को कम कर देता है। साथ में इसमें कोई बांध नहीं है, माने जल बंधक जो होता है कोई बांध नहीं है, क्योंकि इसकी जो दूरी है ना समुद्र से बराबर बराबर में है, इसलिए कोई बांध नहीं बनाया गया है। इसकी सतह बराबर होने के कारण इसमें कोई बांध नहीं है। इसको पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है और लगभग प्रत्येक इसमें जो गाड़ियां चलती है यानी यान, वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और लगभग 100 यान रोज चलता है। अब देखिए मैं आपको चित्र से समझा दूं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा क्या है, महादेश है। ये अफ्रीका महादेश है, ये यूरोप है और ये एशिया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये पहले था हमारा लाल सागर।
लाल सागर। और इधर जो देख रहे हैं आप, ये था भूमध्य सागर, सॉरी हाँ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये जो बीच की दूरी जो देख रहे हैं, ये हमारी दूरी बंद थी। तो अब हम लोगों को क्या करना होता था कि अफ्रीका से हो या यूरोप से हो, कोई भी जहाज आती थी तो इस तरह से हो करके उत्तमाशांतरित होते हुए तब हम लोग यहाँ आते थे। अब हमें इतनी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। अब हम लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह से करके, अगर ये लाल सागर तो यहाँ तक है ही फैला हुआ, ये सब लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर यहाँ तक फैला है। अब इतनी दूरी को अगर हम काट देते हैं तो काट देने के बाद हमारी रास्ता क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मात्र 193 किलोमीटर लंबी जगह को काट करके, भूमि को काट करके और इसका ऐसे करके नहर बना दिया गया। अब कोई भी यूरोप की जहाज होती है, अब इधर से नहीं आती है, अब वो सीधा इसमें आती है, लाल सागर में घुसती है, सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर में उतर जाती है और आसानी से भारत आ जाती है। अब समझ में आ गई होगी बात चित्र देखने से। यानी ये हमारी क्या है, ये इतनी दूरी 193 किलोमीटर जो है काट करके बनाया गया है, 24 मीटर मात्र गहरा है और ये समुद्र लेवल में है, इसलिए इस पर कोई बांधे नहीं है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। फिर समझिए, लिखिएगा सुएज नहर परीक्षा में पूछता है तो लिखेंगे सुएज नहर का निर्माण 1858 ईस्वी में शुरू हुई और 1869 को समाप्त हुई। यानी कुल मिलाकर के 10 से 11 वर्ष इसको बनाने में लगा था। ठीक है, और यह दुनिया की दूरियों को कम करने के लिए सबसे बनाया गया था, खास करके एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश के स्थल भाग के बीच के भाग को काटकर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया। इसमें जितनी भी यानें चलती है लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कितनी चलती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और लगभग एक दिन में 100 जहाजें उससे गुजरती है। आना जाना कितनी जहाजों का हो जाता है? 100 जहाजों का आ जाना होता है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 193 किलोमीटर, 120 मीटर लगभग चौड़ी है और 24 मीटर गहरी है। क्लियर? इतना लिख दीजिएगा तो आपकी परीक्षा के लिए इसमें कोई जलबंधक नहीं है, तो यान को कोई बांध उनको पार करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? पहले हम लोगों को इधर से आना पड़ता था, अब उधर से हमें आने की जरूरत नहीं होती। चलिए, तो पहला था हमारा सुएज नहर, और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा हमारा है, याद रखिएगा, पनामा शहर। दूसरा हमारा क्या है? पनामा नहर। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है? पनामा नहर करती है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। मात्र कितनी है? 82। इसकी चौड़ाई 90 मीटर और गहराई मात्र 12 मीटर है। 12 मीटर ही गहरा है ये, और 90 मीटर ही चौड़ा है, और ये 82 किलोमीटर लंबी है। अब ये भी चित्र से आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं। चित्र देखिए, समझिएगा। अब यहां से पहले चित्र समझिए। ये देख रहे हैं हमारी क्या है? तो ये हमारी उत्तरी अमेरिका है और ये हमारी दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका। और इसके बीच ये जो दूरी देख रहे हैं ये मिट्टी से बना हुआ था, ये मिट्टी है, सब मिट्टी। लेकिन अब हमें इधर से अगर आना होता, अगर यहाँ जाना होता था, इस भाग में जाना होता था, तो हम लोग यहाँ से निकलते थे और ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आते थे। अब सोच लीजिए कितनी दूरी तय करना पड़ता था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यानी अमेरिका अपनी पावर लगाया, क्यों नहीं इसको काट दिया जाए। इसको काट देंगे तो हमारी जहाजें अब आराम से इधर से आएगी और इससे होकर के निकल जाएगी। अब ये लंबी दूरी तय करने की जरूरत हमें नहीं होती। समझ रहे ना? यही पनामा नहर है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये काली वाली ब्लैक ब्लैक, यही हमारी क्या है? पनामा नहर। क्लियर? मात्र 82 किलोमीटर वो जमीन था, 82 किलोमीटर उस जमीन को काट करके और क्या बना दिया गया है? नहर बना दिया, अमेरिका ने बना दिया। क्लियर? और उसी से अब जितनी भी जहाजें हैं जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक, देखिए ये हमारी जो देख रहे हैं ये हमारी अटलांटिक महासागर है और ये हमारी क्या है? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत से अटलांटिक और अटलांटिक से प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक ओशियन और ये क्या हमारी पैसिफिक ओशियन। तो इधर से आराम से इधर जहाजें चली जाती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए अमेरिका ने एक नहर बनाया
जो पनामा नहर शहर के नजदीक है, इसीलिए उसका नाम रखा गया पनामा नहर, वे सुएज नहर। अब दोनों की अगर तुलना कीजिएगा तो सुएज नहर ज्यादा महत्वपूर्ण है और पनामा नहर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका की जितनी जहाजें अगर यूरोप जाती हैं, अमेरिका की जितनी जहाजें अगर एशिया जाती है, तो सबको किससे होकर जाना पड़ता है? सुएज नहर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इधर की जितनी जहाजें हैं तो उसको इधर जाने की जरूरत नहीं होती है, अगर आती भी है तो या तो इधर से गुजर जाती है, बहुत कम जहाज इधर होकर के गुजरती है, तो इसका ज्यादा उतना महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से नहीं है। चलिए लेकिन फिर भी इसका निर्माण 1903 ईस्वी में हुआ था। देखिए वो 1858 में हुआ था, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ है? 1903। और बनने में भी इसको भी 11 वर्ष लग गए, 1914 में बनकर तैयार हुआ है। इसको अमेरिका ने बनवाया, याद रखिए किसने बनवाया? अमेरिका। नहर पनामा नहर और कोलोन के बीच बना है, यह जो है पनामा नगर और कोलोन के बीच बना है। इसके बनने से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ऐसे घूम के आना पड़ता था तो कितना आना पड़ता था? 13,000 किलोमीटर। अब देखिए 13,000 किलोमीटर की दूरी को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया है। इतनी दूरी कम हो गई है। और इसमें कई बांध है, क्योंकि इसको ना इसकी जो जमीन है वह समुद्र तल से काफी क्या है? नीची है। तो नीची होने के कारण इसको ना बांध बना दिया गया। कुल 6 बांध है, याद रखिएगा। पनामा नहर पर कुल कितनी बांधे हैं? 6 बांध हैं, जिसको पार करना पड़ता है जहाजों को। क्लियर? तो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह प्रशांत जो ये पनामा नहर है नहीं है। इसके अलावा याद रखेंगे दूसरा नहर है मैनचेस्टर नहर, या इंग्लैंड में मैनचेस्टर से स्तंभ को जोड़ती है। और अगला हमारा है कील नहर, या उत्तरीय और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूरे अगर वीडियो की बात करें तो मात्र 2 रहा जो आपके परीक्षा में ज्यादा करके पूछते हैं। कौन कौन? तो पनामा नहर और सुएज नहर। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतने ही, क्योंकि फिर वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके लेते हैं। कल इस वीडियो पार्ट का अंत हो जाएगी, तो कल हम लोग इसको खत्म करके फिर क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो इसके साथ विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।